नमस्कार। आज हमारे पास बीबीसी हिंदी का एक न्यूज़ कास्ट है और हम इसमें से कुछ खास खबरों पर बात करेंगे। जी। आज फोकस रहेगा दो बड़ी चीजों पर। एक तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो आईएसएस से लौटे हैं। हाँ, ऐतिहासिक वापसी हुई है। बिल्कुल। और दूसरा भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया युद्धपोत आईएनएस अर्नाला, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हाँ, तो चलिए इन खबरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि भारत के लिए इनके मायने क्या हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं शुभांशु शुक्ला से। 18 दिन आईएसएस पर बिताकर लौटे हैं और खास बात यह है ना कि वो आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने। जी, पहले भारतीय। हाँ, कैलिफोर्निया तट पर उनकी वापसी भी सुना है बिल्कुल सफल रही। हाँ, सफल लैंडिंग हुई ड्रैगनयान की। उन्होंने अंतरिक्ष से एक बड़ा भावुक संदेश भी दिया था, कुछ याद है आपको? हाँ, उन्होंने कहा था कि आज का भारत महत्वाकांक्षी है, निडर है, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा हुआ। और वो लाइन सारे जहां से अच्छा। जी बिल्कुल। उनकी माँ का भी बयान आया था कि वो खुशी बयान नहीं कर सकती, और हाँ, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबने बधाई दी। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी खतरनाक भी। राकेश शर्मा जी के बाद इतने सालों बाद किसी भारतीय का जाना और फिर सबसे अहम सुरक्षित वापस लौटना, कल्पना चावला जी का दुखद हादसा हम भूले नहीं है। सही बात है। आप सोचिए, वो स्पेस स्टेशन हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, उससे जाकर जुड़ना, डॉक करना, फिर वहां रहना और फिर वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आना, मतलब इसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। और इस मिशन पे खर्च भी तो काफी हुआ, करीब 550 करोड़ रुपए। जी हाँ, लगभग इतना। क्या ये सिर्फ एक उड़ान की कीमत है या इसका कुछ और भी मतलब है? नहीं, इसे सिर्फ एक उड़ान का खर्च नहीं मानना चाहिए। ये एक तरह का निवेश है भविष्य के लिए। अच्छा, कैसे? शुभांशु का जो अनुभव है और इस मिशन से जो डेटा मिलेगा, वो भारत के आने वाले अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे गगनयान। हाँ, भारत का अपना मानव मिशन। बिल्कुल, जिसके तहत हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को खुद भेजेंगे। और फिर चंद्रमा पर इंसान भेजने की जो योजना है, ये सब मिशन उस दिशा में, क्या कहते हैं, एक बहुत जरूरी कदम है। यानी ये आगे की तैयारी है। चलिए अब अंतरिक्ष से थोड़ा नीचे आते हैं, समुद्र की गहराइयों में। जी। भारतीय नौसेना को मिला है आईएनएस अर्नाला। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और ये शैलो वाटर क्राफ्ट भी है। इसका क्या मतलब हुआ? शैलो वाटर क्राफ्ट, हाँ, मतलब ये कम गहरे पानी में भी काम कर सकता है, तट के नजदीक। ओके। ये इसलिए अहम है क्योंकि दुश्मन की पनडुब्बियां अक्सर तटीय इलाकों में ही घुसपैठ की कोशिश करती हैं, और ऐसे 16 जहाज बनाने की योजना है। अर्नाला उनमें पहला है। 16? पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या खतरे बढ़ गए हैं? हाँ, देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसेना बहुत तेजी से बढ़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। और पाकिस्तान भी अपनी पनडुब्बी ताकत बढ़ा रहा है। अब तो भारत की तट रेखा देखें तो करीब 11,000 किलोमीटर लंबी है। हाँ, काफी लंबी है। और हमारे समुद्री व्यापार मार्ग वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी सुरक्षा के लिए अर्नाला जैसे जहाजों की सख्त जरूरत थी। तकनीक के लिहाज से इसमें क्या खास है? मैंने पढ़ा कि 77 मीटर लंबा है और वाटर जेट तकनीक, ये क्या चीज है? हाँ, सही। 77 मीटर लंबा है। डीजल इंजन के साथ इसमें वाटर जेट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हाँ। ये इसे तेज रफ्तार तो देता ही है, लेकिन उससे भी जरूरी, ये इसे कम गहरे पानी में तेजी से मुड़ने की कमाल की क्षमता देता है, मैनूवरिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये तकनीक शोर बहुत कम पैदा करती है। ओके, कम शोर, वो क्यों जरूरी है? और खुद उनसे छिपे रहने के लिए जहाज का शांत होना बहुत जरूरी है। समझ गई। और हथियार, क्या ये आज की पनडुब्बियों से निपट सकता है? इसमें अपने देश में बने रॉकेट लॉन्चर हैं, IRL कहते हैं, टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, और एक खास चीज है एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ATDS। वो क्या करता है? वो दुश्मन के टॉर्पीडो को धोखा देकर दूर भटका देता है। एक तरह का बचाव का तरीका है। और हाँ, पानी के नीचे पनडुब्बियों को खोजने के लिए आधुनिक सोनार सिस्टम तो है ही। और इसमें स्वदेशी तकनीक पर जोर है ना? जी बिल्कुल। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये भी एक अहम बात है। ये भी दिलचस्प है कि इसका नाम अर्नाला एक पुराने किले पर रखा गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में वसी के पास समुद्र तट पर एक किला है, अर्नाला किला। उसे शिवाजी महाराज के समय में, मतलब मराठाओं ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए मजबूत किया था। अच्छा। तो ये नाम उसी रक्षा की भावना को एक तरह से
दर्शाता है। इस जहाज का भी तो मुख्य काम वही है, बचाव और सुरक्षा। तो एक तरफ शुभांशु शुक्ला की वापसी अंतरिक्ष में भारत की महत्वाकांक्षा को दिखाती है और दूसरी तरफ आईएनएस अर्नाला समुद्र में हमारी सुरक्षा को और पुख्ता कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ तकनीकी या कहें कि सैन्य उपलब्धियां भर नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत कैसे लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में भारत इन बढ़ती हुई ताकतों का, इन क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करेगा, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में और दुनिया में अपनी जगह को और मजबूत करने में। सही कहा, भविष्य दिलचस्प होगा। जुलाई दिन मंगलवार। यह है बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर हुई वापसी। कैलिफोर्निया के तट पर समंदर में ड्रैगन यान उतरा। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। करेंगे विश्लेषण कि यहाँ से अब आगे क्या है भारत की राह। बीबीसी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से निराश जरूर हैं, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं हुए। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं उससे निराश हूँ। आपको ले चलेंगे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल युद्धपोत आईएनएस अर्नाला पर। हाई स्पीड मिलती है, सेकेंडली मैन्यूवरिंग एंड हाई एक्सेलरेशन मिलता है, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज एंड रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स। थर्ड थिंग सर, नॉइज जनरेशन कम होता है, जो कि एंटी सबमरीन शिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरन से। यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को होने वाली फांसी को फिलहाल टाल दिया है। यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया सालों से यमन के सना की जेल में बंद है। फांसी की सजा होने के बाद निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे, जिससे ये फांसी टल पाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज बीजिंग में मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। जयशंकर ने लिखा, मैंने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास के बारे में शी जिनपिंग को अवगत कराया। इसको लेकर हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन SCO के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार को एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान को लेकर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में LAC पर साल 2020 में हुए सैन्य गतिरोध और फिर दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पहली चीन यात्रा है। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई है। शनिवार को बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में इस छात्रा ने एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की थी। छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती करवाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार किया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कई सुपरहिट धारावाहिकों के निर्माता और निर्देशक रहे 80 साल के अभिनेता धीरज कुमार का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। धीरज कुमार को शनिवार को निमोनिया की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। और मशहूर धावक फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार के अनुसार फौजा सिंह को जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। Dragon, SpaceX,
Rigging is complete. Stand by for capsule lift. Dragon SpaceX, capsule lift in progress, brace. Dragon copy. आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस खबर से जिसका इंतजार पूरी दुनिया तो कर रही थी, विशेष रूप से भारतीय तो कर ही रहे थे। तो बात भारत के शुभांशु शुक्ला की, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौट आए हैं और वो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे उनका यान कैलिफोर्निया के तट पर समंदर में पैराशूट के जरिए धीरे धीरे उतर गया और इसी के साथ शुभांशु अपने क्रू मेंबर के साथ धरती पर लौट आए। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का अभियान कल शुरू हुआ था। एक्सॉम मिशन 4 का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कल शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ था। इस ऐतिहासिक पल का लाइव प्रसारण किया जा रहा था। इसके बाद एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्रियों के बाहर आने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ड्रैगन अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और उन्होंने 18 दिनों में पहली बार धरती के गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया, क्योंकि सारे अंतरिक्ष यात्री इतने दिनों बाद धरती पर पैर रख रहे थे, इसलिए एक टीम उनकी मदद करने के लिए वहां पे मौजूद थी। शुभांशु नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपने 3 अन्य साथियों के साथ 26 जून को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। एक्सियम 4 मिशन पर गए सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक खास विदाई समारोह का भी आयोजन हुआ था। शुभांशु शुक्ला ने विदाई समारोह के दौरान कहा, जल्दी धरती पर मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। शुभांशु की वापसी को लेकर उनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला और मां आशा शुक्ला ने बेटे की वापसी को लेकर खुशी जाहिर की। उनकी मां ने कहा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खुशी। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा। और शुभांशु शुक्ला के धरती पर लौटने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण और साहस से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की दिशा में एक और मील का पत्थर है। और वहीं राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक मिशन से सफल वापसी हर भारतीय के लिए एक गर्व का समय है, एक पल है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष को छुआ है बल्कि भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी उनकी टीम को बधाई दी और उन्होंने लिखा, भारत के लिए ये गौरव का क्षण है जब उनका एक बेटा एक सफल यात्रा से लौटा। तो भारत को आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक स्थायी स्थान मिल गया है। यहाँ पर इस पॉडकास्ट में मैं शामिल कर रहा हूँ वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा साहब को। आप CSIR से सेवानिवृत्त हैं। गौहर रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे चंद चीज़ें समझना चाहता हूँ आसान भाषा में अपने लिसनर्स के लिए। गौहर साहब, अब ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होती है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु का जाना और वापसी आना, कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस रही ये? देखिए, हर एक लॉन्च जो होती है वो डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। यानी हम रॉकेट भेज रहे हैं, ये अपने अंदर एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। लॉन्च व्हीकल जा रहा है अपने अंदर, लेकिन अगर जिंदगी है उसमें इंसानी जिंदगी है खास तौर से। इसीलिए अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो रूस ने पहले
बिना जिंदगी के भेजा, फिर एक कुत्ते को भेजा, लाइका फिर नाम इंसान था को उसका। भेजा। जी। लाइका जी। नाम था उसका। और फिर यूरी गगरिन गए। तो खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसमें कोई भी गुंजाइश गलती की नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए कि जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। हमने देखे हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं जी। और उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। सुनीता विलियम्स वगैरह वगैरह का जाना, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस इसलिए होता है। कल्पना चावला जी। सुनीता विलियम्स के आने में भी प्रॉब्लम हुई थी लौटने में, और कल्पना चावला की तो जिंदगी ही चली गई जी। तो प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये वाला जो प्रोसेस था, जो अभी हुआ है, वो हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कोई बस चक्कर लगा रही है अगर, और दूसरी बस 0 स्पीड से शुरू करती है और उसको फिर जाना है 10,000 मान लीजिए 20,000, जो भी इतनी भयंकर स्पीड तक पहुंचना है, और फिर दोनों को एक दूसरे के करीब आना है, और फिर दोनों के दरवाजे मिलने पे एक बस से दूसरी बस में जाना है, और फिर वापस लौटना है। यही प्रोसेस होना है दोनों के बीच में। तो ये खतरा जो है ये अपने अंदर हमेशा बना रहता है, और जरा सी भी गलती, जरा सी भी कमी कहीं, वो जिंदगी के ऊपर आफत बन सकती है। लेकिन इंसान जो है वो जब जिज्ञासा की लिमिट्स तक पहुंचता है तो फिर ये सारे खतरे उसके पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर चाह है तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। प्रश्न ये है इसके बाद कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए शुभांशु ने और उनकी पूरी टीम ने, वापसी भी हो गई। यहाँ से आगे भविष्य की क्या राह है भारत के लिए? भारत के लिए देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल आम जबान में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बात हम समझते हैं कि हम सोच तो ये बार बार सकते हैं कि हम एवरेस्ट के ऊपर चले जाएं, लेकिन एवरेस्ट के ऊपर जब तक गए नहीं, खुद कोई गया नहीं, तब तक सिर्फ कल्पना में रह जाती है बात। इस वक्त कैप्टन शुक्ला का वापस लौट के आना, वहां पर जाना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये अपने अंदर इतना बड़ा अनुभव है कि ये सिर्फ नई जनरेशंस को इंस्पायर नहीं करेगा, खाली वहां नहीं रुक जाती है बात। बात ये है कि आज के दौर में जब हम, यानी इसरो हमारा अपनी लैब बनाने जा रहा है, तो उसके लिए ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत बड़ी बात है। ये उसमें बहुत हमको मदद करेगा। बार बार ये कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा थोड़ा समय कम है मेरे पास, बार बार ये कहा जा रहा है यहाँ से गगनयान और फिर चंद्रमा पर इंसान को भेजने के प्रयास शुरू होने की एक संभावना है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान चांद पर पहुंचने की कोशिशें लगातार कर रहा है। भारत और अब भारत इस पोजीशन में है कि हम अपना गगनयान, यानी अपनी लैब हो हमारी, जिस तरह चीन ने बनाई है, हम भी बनाए अपनी लैब, और फिर हम वहां चांद तक पहुंच पाए। बिल्कुल। और हमने एक नया हिस्सा चांद का एक्सप्लोर किया है, खासतौर से जो क्रेडिट इसरो को जाता है, वो साउथ का पोर्शन जो एक्सप्लोर किया है वो औरों ने नहीं किया था, बाद में गए हैं, लेकिन ये कि वो हिस्सा एक्सप्लोर किया है, तो हमारी आकांक्षाएं, हमारा लक्ष्य तो वही है जी, कि चांद पे भी बसावट हो जी। तो एक चाहिए, तो भारत के लिए भी एक बड़ी छलांग इसको कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब इस लाइव पॉडकास्ट में BBC हिंदी के शामिल होने के लिए। तो भारत के जो शुभांशु शुक्ला हैं, उन्होंने वो
18 दिन अंतरिक्ष में तक, हाँ। जी उन्होंने 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखे, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर ISS में हम देखते हैं कि एक तेज रफ्तार से पूरा स्टेशन घूमता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्ला की ISS यात्रा के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए भी खर्च किए। और पिछली बार बता रहे थे पल्लव बागला कि भारत ने ये सीट खरीदी और यहाँ से भारत के लिए भी एक नए तरीके का एक युग शुरू होने वाला है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये देखा है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए और इसकी चपेट में आम नागरिक भी आ गए और ये एक रिकॉर्ड संख्या रही जहाँ तक मौतों की बात है। रूस ने 2022 में यूक्रेन के कई शहरों पर हमले शुरू किए थे, तो जहाँ एक तरफ हमले तेज कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ कोशिशें ये हो रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो। सीज फायर की कोशिशों के बीच ये सब हो रहा है, यानी हमले, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ तक बात है, और जब से वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से हमने देखा है कि शुरुआती दिनों में तो उन्होंने पुतिन की खूब तारीफ की, लेकिन आज हम देखते हैं कि उनकी आलोचना करने से वो झिझकते नहीं हैं। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने की योजना का ऐलान किया और ये चेतावनी दे दी रूस को कि अगर 50 दिनों में युद्ध विराम नहीं होता है तो रूस पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाए जाएंगे। इस पर नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो ने कहा, I was Vladimir Putin today. Hear you speaking about what you were planning to do in 50 days. This announcement, I would reconsider. अगर मैं आज व्लादिमीर पुतिन होता और आप 50 दिनों की योजना बना रहा होता और ऐसी घोषणा होती तो मैं पुनर्विचार करता और यूक्रेन से बातचीत को उससे ज्यादा गंभीरता से लेता। और उधर सुमिरन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने BBC से एक एक्सक्लूसिव फोन कॉल पर बात की है। राष्ट्रपति ने BBC को एक फ़ोन कॉल की जो कि लगभग 20 मिनट तक चली और ये इंटरव्यू ट्रंप की चुनावी रैली के दौरान पेंसिल्वेनिया में जो उनकी हत्या की कोशिश के 1 साल पूरा होने पर था। और ट्रंप से जब इसमें सवाल पूछा गया कि इस हमले में बचने के बाद या उनकी सोच या ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कम सोचने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से ज़िंदगी बदल जाएगी। उन्होंने यूक्रेन, रूस, नेटो और खुद ट्रंप के बारे में बदली धारणाओं के बारे में भी बात की। रूस पर जब राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निराश तो हैं, लेकिन रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हैं, बात पूरी तरह खत्म नहीं है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं उससे निराश हूँ। हमने 4 बार डील तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे भी, और फिर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने कीव में एक नर्सिंग होम और कुछ और जगह पर हमला कर दिया। मैंने कहा आखिर ये सब क्या हो रहा है। और बातचीत के दौरान नेटो पर भी बात हुई, जिसे पहले ट्रंप पुराना और बेकार बता चुके हैं। जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या अब भी वो ऐसा मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि नेटो पहले से बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि अब ये संगठन अपने खर्चे खुद उठा रहा है। वो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत में भरोसा करते हैं, क्योंकि इससे छोटे देश बड़े देशों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। Well, I think they think it's maybe not all luck. You know, it's like when you do it twice, it's a big difference. मुझे लगता है कि उन्हें अब समझ है कि 2 बार जीतना सिर्फ किस्मत नहीं है। जब आप 2 बार चुने जाते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि समय के साथ वो मुझे जानने लगे हैं। इतने सारे नामों में, यानी वर्ल्ड लीडर्स के भीड़ में शामिल होना आसान नहीं है। ये समझदार लोग हैं, ये सफल देशों के नेतृत्व कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन बड़े देश हैं। समय के साथ मैं भी उन्हें बेहतर तरीके से जानने लगा हूँ। समय के साथ वो मेरा और मेरे फैसलों का सम्मान करने लगे हैं। तो
तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई पहलुओं पर बीबीसी से बात की जब उनसे ये पूछा गया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को अब लोग किस रूप में याद रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को बचाने के रूप में अब अमेरिका एक महान देश है। 1 साल पहले ये देश जैसे मरा हुआ था, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा। और पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह को। ये इंटरव्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा इसके बारे में और इसको पढ़ा भी होगा। अमिताभ जी, ये जो कह रहे हैं ट्रंप कि भाई पुतिन के बारे में जो उन्होंने कहा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रंप ने एक चीज बहुत बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि पुतिन रिलायबल नहीं है। वो बात कुछ करते हैं और काम कुछ और करते हैं। और उन्होंने संदर्भ भी दिया कि वो अपनी पत्नी को बताते थे कि व्लादिमीर से आज बात हुई, पत्नी ने टीवी खोला तो फिर एक बॉम्बिंग हुई जिसमें कई लोग हताहत हुए। तो उनका मकसद स्पष्ट था कि वो किसी भी तरह से पुतिन को फेस वैल्यू पे या उनकी बातों में नहीं आने वाले। और उन्होंने कहा कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उन सबको पुतिन ने मूर्ख बनाया है सिवाय उनके। तो अब वो ये मानने लगे हैं किसी न किसी तरह पुतिन को इस बात पर बल देना होगा कि जो यूक्रेन के पास क्षमता है उसको पूरी तरह यूटिलाइज की जाए। और इसमें मैं मोहनलाल जी खास करके मेंशन करना चाहूंगा मार्क रुट का। हाँ। जो उन्होंने उनसे पहले नेटो के समय या नेटो के तुरंत बाद जो उनके स्टेटमेंट्स दिए थे और अभी जैसे उन्होंने बात की, जैसे उन्होंने कहा था नेटो के बाद कि आप एक डैडी की तरह हैं, तो आज जब उनकी बात हो रही थी मार्क रुट से, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका जो है दुनिया का एक पुलिसमैन है। तो जो राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं, मार्क रुट ने वही उनको कहा है और उनकी लुभावनी बातें और उनसे काफी बातें मनवा ली। जिस तरह से एक्सप्रेशन आपने दिया और जो इंटरव्यू में भी मैंने थोड़ा सा सुना गैरी डोनाह्यू का, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो बेकार संस्था नहीं है। यानी अब वो नेटो में उनकी आस्था रही बढ़ी है या बन गई है और नेटो को वो उतना बेकार नहीं मानते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि जितनी भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो प्रतिरोधी क्षमता ही है। तो ऑफेंसिव के लिए उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो अभी भी वेपन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे ये बड़ा रोचक होगा समझना कि अब ट्रंप क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह यूक्रेन मॉस्को तक अटैक मिसाइल से कर पाए। तो वो आने वाला समय ही बताएगा मोहनलाल। एक प्रश्न जब उनसे पूछा गया कि आपके कार्यकाल को कैसे याद रखा जाएगा, अब ये जो बात कह रहे हैं कि 1 साल पहले ही देश मरा हुआ था, उससे पहले तो भाई वो भी तो राष्ट्रपति थे। हाँ, नहीं, कैसे याद रखेंगे ट्रंप को? हाँ, देखिए, ट्रंप को अगर नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो नोबेल पुरस्कार विजेता कहलाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कैसे याद रखेंगे ट्रंप को? देखिए, ट्रंप को अभी तो उनका 3 साल 3.5 साल कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन ट्रंप जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो रियलिटीज हैं उनको अब फेस करने लगे हैं। तो उनको शायद पहले ये लगता था कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सब उनकी बात मानेंगे, पुतिन को कह के 24 घंटे में वो युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उनको शायद ये लगने लगा है कि किसी न किसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो प्रैक्टिकलिटीज थी उनको अब फेस करना पड़ेगा। तो अब ट्रंप किसी भी तरह इतिहास में जैसे भी जाने जाएं, हालांकि उनको आसिम मुनीर साहब ने नॉमिनेट किया है, बेंयामिन नेतन्याहू ने नॉमिनेट किया है नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन जो खुद युद्ध अपराधी हैं या एक तरह से माने उनको उन पर इल्जाम लगाया जा सकता है। तो ऐसे समय में उनके पास आना और नोबेल प्राइज की बात करना मुझे लगता है थोड़ा सा अटपटा है। हालांकि इसके पहले भी ओबामा को मिल चुका है या 3 और राष्ट्रपतियों को मिल चुका है, लेकिन ट्रंप को 3.5 साल में ये आंकना होगा पूरी दुनिया को कि कैसे वो चला पाते हैं। क्या वो युद्ध रुकवा सकते हैं या टैरिफ के प्रति जो दुनिया का जो रुख है उसमें कोई परिवर्तन आता है। तो ये सारा चीज इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए मोहनलाल। वैसे बिल्कुल आप बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रंप हर रोज एक आपको हेडलाइन दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चीन, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और जो दर्जनों पनडुब्बियों को तैनात करता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान, जिसका पनडुब्बी बेड़ा लगातार बढ़ रहा है,
इन दोनों के सामने भारत ने अपनी नौसेना और खासकर पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अर्नाला को सेवा में शामिल किया है। दरअसल भारत के ये एक ऐसा पहला युद्धपोत है। नौसेना के मुताबिक इस कार्यक्रम में 2029 तक कुल 16 ऐसे युद्धपोत नौसेना में शामिल किए जाएंगे। BBC संवाददाता जुगल पुरोहित और मिदत उल्लाह हसनी को इस पोत का दौरा करने का मौका मिला और वहां पर जाने का मौका मिला। दुश्मन की सबमरीन्स या पनडुब्बियों के सामने एक देश की नौसेना के पास अनेक विकल्प होते हैं अपने शहरों को, अपने बंदरगाहों को, अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस को बचाने के लिए। उन सभी विकल्पों में से भारतीय नौसेना का सबसे लेटेस्ट विकल्प मेरे पीछे खड़ा है। INS अर्नाला भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जनरेशन पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर का शैलो वाटरक्राफ्ट, यानी कि कम डेप्थ में भी काम कर पाने की क्षमता रखने वाला ये वाटरक्राफ्ट। नौसेना ने BBC को इस युद्धपोत पर आने और रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी है। हालांकि सुरक्षा कारणों से जहाज के कुछ इलाकों में जाने की हमें इजाजत नहीं है। ये युद्धपोत 77 मीटर लंबा यानी एक औसत 26 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। हाल ही में इसे विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इस युद्धपोत के अंदर ऊपर से नीचे तक 6 मंजिलें हैं और आने जाने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं। अब हम इस युद्धपोत के इंजन रूम तक पहुंचते हैं जो कि नीचे की तरफ है। INS अर्नाला के इंजन दुश्मन की पनडुब्बियों यानी सबमरीन को तलाशने और उनका मुकाबला करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। भारतीय नौसेना के मुताबिक डीजल इंजन और वाटर जेट तकनीक से चलने वाला ये देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस इंजन की खासियत के बारे में मुलायम सिंह, जो INS अर्नाला के क्रू मेंबर हैं, बताते हैं। हाई स्पीड मिलती है, सेकेंडली मैन्यूवरिंग एंड हाई एक्सेलरेशन मिलता है, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज एंड रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स। थर्ड थिंग सर, नॉइज जनरेशन कम होता है, जो कि एंटी सबमरीन शिप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब दुश्मन की अगर कोई सबमरीन आसपास है तो इस इंजन के साथ जो जहाज जाएगा वो उसको सबमरीन आसानी से पकड़ नहीं पाएगी। राइट सर। भारतीय समुद्र तट की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक है और अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन समुद्री मार्गों से देश का 95% व्यापार होता है। इस इलाके में भारत का सामना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और दर्जनों पनडुब्बियां हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। इनके मुकाबले भारतीय नौसेना, जिसके पास करीब 130 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, वो भी अपनी पनडुब्बियों की संख्या और नौसेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसीलिए आने वाले सालों में INS अर्नाला जैसे 15 और युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। हम सीढ़ी चढ़कर INS अर्नाला के ब्रिज के पास पहुंचते हैं। ब्रिज दरअसल वो एरिया है जो एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है। ये जहाज किस दिशा में जाएगा, किस गति से जाएगा, ऐसे सारे निर्णय यहीं से होते हैं। हमें इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिप के कैप्टन कमांडर अंकित ग्रोवर। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि इस युद्धपोत में किस तरह के हथियार हैं। सबमरीन पे फायर करना पड़े तो उसके लिए एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जिसमें पहला आता है IRL इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर, जो एस रॉकेट्स फायर करेगा सबमरीन के ऊपर। उसके बाद इस शिप में टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं, जहाँ से टॉर्पेडो फायर की जाएगी सबमरीन के ऊपर। देन इसके बाद आता है ATDS एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जो कि अगर सबमरीन इस शिप पे टॉर्पेडो फायर करे तो उसको डिसीव करने में काम आएगा। पनडुब्बी का पता एक युद्धपोत कैसे लगाता है? जवाब है सोनार। INS अर्नाला पर एक नहीं बल्कि कई सोनार सिस्टम लगे हैं। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक है जो आवाज की मदद से पानी के भीतर मौजूद पनडुब्बियों का पता लगा सकती है। सिर्फ पता लगाना ही नहीं, ये युद्धपोत बाकी जहाजों से लगातार संपर्क में रहते हुए अपने काम को अंजाम दे सकता है। लेकिन कोलकाता के GRSE शिपयार्ड में बना ये युद्धपोत सिर्फ मशीनों से ही नहीं चलता। इसके असली इंजन हैं वे अफसर और सेलर जो दिन रात इस पर तैनात रहते हैं। उनके लिए इस जहाज पर कैसी सुविधाएं हैं, इसके बारे में और समझते हैं। इस शिप में तकरीबन 100 लोग काम करते हैं। उन 100 लोगों का 3 बार का खाना इस छोटे से कमरे में बनता है। इस कमरे में कैसे बनता है
ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले इधर हॉट प्लेट्स रहते थे, अभी इधर मॉडर्न इलेक्ट्रिक इंडक्शन रेंज लगी है। इससे हमारा काम फर्स्ट जल्दी हो जाता है, आसान भी होता है हमारा। और ये फ्रिजेस दिया हुआ, हमारे पास 2 फ्रिजेस हैं, एक उधर या एक मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, एक मीट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। हमारे पास जो है एक कॉम्बी स्टीमर दिया हुआ है, ये जर्मन मेड, इसमें स्टीमिंग, ब्रीजिंग, बेकिंग और रोस्टिंग का काम करता है और इसमें बहुत ही आसान सा काम हो जाता है। INS अरनाला पर तैनात ये सभी इस शिप के पहले क्रू का हिस्सा है। इन्हें नौसेना कमिश्निंग क्रू कहकर संबोधित करती है। युद्धपोत को तैयार करने में इनकी अहम भूमिका पर SR फाल्के INS अरनाला के क्रू मेंबर ने ज्यादा जानकारी दी। जैसे शिप पानी में लॉन्च कर दिया, तब वो जस्ट आयन का डब्बा था बस एक पूरा, तो उसमें जान डालने का काम जो करता है वो कमिश्निंग क्रू करता है। हर एक पूरा एक जैसे बताया था कि एक कप से लेकर पूरा एक वेपन सिस्टम, तब एक सेंसर से लेकर पूरा एक जो सोने के लिए गद्दा चाहिए होता है, वहाँ तक ये सब क्रू देखता है। वैसे ये नाम अरनाला महाराष्ट्र के समुद्र तट के पास एक किले से लिया गया है। मराठा साम्राज्य के दौरान साल 1737 में इस किले का निर्माण दुश्मन के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था और साल 2025 में वही भावना एक नए रूप में इस युद्धपोत में जिंदा है। तो पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो को संभाल रहे थे अजीत सारथी। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि बुधवार को, मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और सुमिरनप्रीत कौर को अनुमति दें। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर से आइएगा। नमस्कार।